What did liberal नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म से हम क्या समझते हैं? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे वो शुरुआती 19वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत नज़दीक उदारवादी विचारधारा की तरफ बढ़े. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. जो लिबरलिज्म वर्ड है ये लैटिन के लीबर वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फ्री या मुक्त या स्वतंत्र. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. जो मिडिल क्लास था उसके लिए लिबरलिज्म या स्वतंत्रता या उदारवाद इस से थी कि इसका मतलब होता है कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होना और सभी के सामने सभी का कानून के सामने एक समान व्यवहार होना. Politically, it emphasized the concept of government by consent और इसमें सरकार की भी सहमति उपलब्ध हो राजनीतिक तौर पर. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो उदारवाद या स्वतंत्रता थी ये थी ऑटोक्रेसी की समाप्ति और क्लेरिकल सुविधाएं मिलना और ये संविधान उपलब्ध होना, प्रतिनिधि सरकार मिलना किसके माध्यम से? संसद के माध्यम से. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. 19वीं शताब्दी में जो उदारवादी थे वो इसके लिए भी चिंतित थे कि कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी हनन न हो. Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. हालांकि जो यहाँ पर समानता है कानून के समक्ष वो आवश्यक रूप से आपको समान मताधिकार नहीं देता है. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, आप देख सकते हैं या याद करें कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसमें हमें पहली जो राजनीतिक परीक्षण हुआ उसमें जो उदारवादी प्रजातंत्र था वो राइट टू वोट वो सबको नहीं दिया. एंड गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन और मत देने का अधिकार केवल उसी को दिया गया जिसके पास प्रॉपर्टी थी. Men without property and all women were excluded from political rights. और वो आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और वो औरतें उनको राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया. Only for a brief period under the Jacobean did all adult males enjoy suffrage. केवल जैकोबियन के काल में ही कुछ समय के लिए सभी मेल को या सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार मिला. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to status of a minor. हालांकि नेपोलियन कोड के अनुसार भी जो मत देने का अधिकार था वो महिलाओं का कम कर दिया गया या फिर उनको माइनर की श्रेणी में डाल दिया गया. सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड और उनकी अथॉरिटी उनके हस्बैंड या उनके फादर को दे दी गई. थ्रू आउट द 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. और 19वीं शताब्दी और शुरुआती 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने और नॉन प्रॉपर्टीड पुरुषों ने एक संगठन किया और उन्होंने विरोध किया
और उन्होंने मांग की कि वे समान राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets. और यहाँ जब हम आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद या स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, तो उनका मतलब था मार्केट की स्वतंत्रता एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, और जो राज्य के द्वारा जगह जगह बाधाएं या रोक टोक होती हैं उनको समाप्त कर दिया जाए ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, और जो सामानों का आवाजाही है या पैसे का या धन का आवाजाही है उसमें दिक्कत न हो। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes, और 19वीं शताब्दी में यह एक मजबूत मांग के रूप में मिडिल क्लास से आई। Let us take the example of German speaking region in the first of 19th century. आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र से पहले आधे 19वीं शताब्दी के बीच में। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, नेपोलियन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने जो अनगिनत छोटे छोटे राज्य थे या छोटे छोटे क्षेत्र थे उनका एक समूह बनाया जो कि 39 स्टेट्स थे। ईच ऑफ दीज पोसीज्ड इट्स टू ओन करेंसी, और प्रत्येक राज्य अपनी अलग अलग सिक्का या अपना अलग अलग करेंसी चलाते थे। एंड वेट एंड मेजर्स, और उनके अलग अलग अपने तौल थे और अलग अलग नाप की व्यवस्था थी। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barrier and pay a custom duty of about 5% at each one of them. आप समझ लीजिए कि एक व्यापारी को अगर वो 1833 में हैम्बर्ग से लेके न्यूरेमबर्ग तक जाना होता था अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको कम से कम 11 टोल टैक्स या कस्टम ड्यूटी के जगह पर उसको टैक्स पे करना पड़ता था, और ये टैक्स लगभग उसके सामान के मूल्य का 5% होता था। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट आर मेजरमेंट, और ये जो टैक्स होता था वो उन सामान के वजन पर या फिर उसके नाप पर निर्भर करता था। As each region had its own system of weight and measure, और हर क्षेत्र का अपना अलग माप तौल की व्यवस्था होती थी। This involved time consuming calculation, और इसमें बहुत समय भी खर्च होता था और जोड़ घटाने में भी दिक्कत होती थी। The measure of cloth, for example, was the इली। आप उदाहरण के लिए कपड़े के लिए एक ले लीजिए इली, जैसे कि हम लोग आज कपड़े को नापते हैं मीटर में स्टैंडर्ड, वैसे उस समय इली थी। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ, जिसका कि हर क्षेत्र में अलग अलग लेंथ होता था। एन इली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अगर आप फ्रैंकफर्ट में लेते हैं तो वही कपड़ा आपको 54.7 सेंटीमीटर का मिलेगा एक इली में। वही आप मैंस में लेते हैं तो आपको 55.1 सेंटीमीटर मिलता है। वही आप न्यूरेमबर्ग में लेंगे तो 65.6 सेंटीमीटर में मिलता है, और वही आप फ्रेबर्ग में लेंगे तो 53.5 सेंटीमीटर का मिलेगा। इली सेम रहेगी लेकिन लेंथ कम या ज्यादा होता गया। Such conditions were viewed as obstacle of economic exchange and growth by the new commercial classes. तो ये सारी परिस्थितियां एक बाधा के रूप में देखी गई आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक लेन देन में और नए व्यापारिक वर्ग के विकास में। Who argued for the creation of a unified economic territory allowing unhindered movement of goods. तो ये मिडिल क्लास बहस करता था या इस बात को बड़े मजबूती से रखता था कि एक एकीकृत आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए जिससे कि सामानों का आसानी से आवागमन बिना बाधा के सामानों का, लोगों का और धन का हो सके। इन 1834 अ कस्टम यूनियन आर जुलिवरीन
was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state. और इसके लिए प्रशा ने अपना प्रस्ताव रखा जिसमें कि और भी जर्मन स्टेट जुड़ गए और उसने जुलेवरीन एक व्यवस्था रखी. द यूनियन abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. और यह समूह क्या किया कि ये सारे टैरिफ बैरियर ज्यादातर जो थे सबको हटवा दिया और जितने भी टोल टैक्स थे और वो जो करेंसी थी वो 30 से 2 पर ला दिए. द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी. और धीरे धीरे जो रेलवे का नेटवर्क हुआ उसने और भी मोबिलिटी को हवा दी और आसान हो गया मोबिलिटी. हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन. और धीरे धीरे ये राष्ट्रीय एकता के रूप में आगे बढ़ा. अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम. और एक लहर हुई आर्थिक राष्ट्रवाद की और इसने मजबूत किया राष्ट्रवाद की भावनाओं को उस समय. धन्यवाद. थैंक यू. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ.